नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं प्रदेश की मुख्य खबरों से। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किरोड़ी लाल मीणा का नाम लिए बिना प्रदेश की भाजपा सरकार पर बड़ा निशाना साधा। उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा से पूछा कि प्रदेश भर में भारी बारिश के कारण 25 से अधिक जानें जा चुकी, लेकिन आपदा की स्थिति में राज्य के आपदा राहत मंत्री के बारे में जनता को पता नहीं कि वे अभी पद पर हैं या नहीं। गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आपदा राहत मंत्री की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, जिससे उचित मॉनिटरिंग एवं राहत बचाव कार्यों के लिए निर्देशन मिल सके। किरोड़ी लाल मीणा ने 6 जून को इस्तीफा दिया था, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। राजस्थान में बारिश ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्रदेश के 27 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई। राज्य में 20 लोगों की डूबने से मौत हो गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो संदेश जारी कर नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में बारिश का दौर चल रहा है। कई स्थानों पर बारिश ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुछ जगहों पर जल भराव और बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियों में पानी का तेज बहाव है। बांधों में भी पानी की लगातार आवक हो रही है। ऐसे में लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए नदी, झरने, तालाब और पोखर में नहाने से बचें। निचले स्थानों पर रहने वाले लोग विशेष रूप से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। अब रुक करते हैं देश की खबरों की ओर। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर की हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल पुलिस को अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस को आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से मामले को नहीं सुलझा पाने में केस सीबीआई को सौंप देंगे। उधर पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के विरोध में सोमवार को रेजिडेंट डॉक्टर देशव्यापी हड़ताल पर रहे। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल और सफदरजंग में डॉक्टरों ने अस्पताल के बाहर सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने भी 6 मांगे सरकार के सामने रखी। पिछले दिनों जारी हिडनबर्ग रिपोर्ट पर भाजपा ने सवाल उठाए। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह भारत के लोगों की ओर से ठुकराए जाने के बाद कांग्रेस, उसके सहयोगी और टूलकिट गैंग की देश में आर्थिक अराजकता और अस्थिरता लाने की साजिश है। उन्होंने कहा कि जुलाई में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई जांच के बाद सेबी ने हिडनबर्ग को नोटिस जारी किया तो उसने अपना जवाब नहीं दिया, बल्कि बेबुनियाद हमला किया। हिडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने भी सेबी और भाजपा पर हमला बोला। कांग्रेस ने सेबी प्रमुख माधवी बुच से इस्तीफा मांगा। कांग्रेस ने मामले की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराने की मांग की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अडानी मामले में सेबी समझौता कर सकती है, इसलिए अडानी महाघोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाए। और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने इन खेलों के दौरान भारतीय दल के प्रयासों की सराहना की और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। भारत ने पेरिस ओलंपिक में 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीते। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एथलीटों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। सभी भारतवासियों को उन पर गर्व है। पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में महिला निशानेबाज मनु भाकर और भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश ध्वजवाहक रहे। मनु ने पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते। पीआर श्रीजेश पेरिस खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम का अहम हिस्सा थे। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 6 पदक जरूर जीते, लेकिन देश का प्रदर्शन रैंक के मामले में वर्ष 2016 रियो ओलंपिक से भी खराब रहा। भारत ने इस साल 117 खिलाड़ियों का दल पेरिस भेजा। यह संख्या रियो ओलंपिक के बराबर थी। भारत ने रियो ओलंपिक से ज़्यादा पदक जरूर जीते, लेकिन रैंक में काफ़ी पिछड़ गया। भारत पेरिस में 71वें स्थान पर रहा। ओलंपिक में 24 साल बाद भारत की रैंक 70 से नीचे पहुंची। इससे पहले साल 2000 सिडनी ओलंपिक और 1996 एटलांटा ओलंपिक में भारत का रैंक 71वां रहा। रियो 2016 में भारत 67वें और 2004 एथेंस में भारत 65वें स्थान पर रहा। भारत ने अब तक ओलंपिक में 10 स्वर्ण, 10 रजत और 21 कांस्य समेत कुल 41 पदक जीते। और अब चलते हैं हर जगत की ओर। भारत सरकार कोयला परिवहन में आ रही समस्याओं को खत्म कर ऊर्जा सप्लाई चेन को सशक्त बनाने के लिए पहल कर रही है। इसका उद्देश्य कोयला परिवहन के लिए मौजूद अवरोधों को समाप्त करना और लॉजिस्टिक क्षमता में सुधार करना।
जिससे देश के ऊर्जा क्षेत्र को स्थिरता और विश्वास प्राप्त हो सके। कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एकत्रीकृत योजना और समन्वित समयबद्ध कार्यान्वयन के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो विकसित भारत 2047 के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार ने हाल ही एक व्यापक योजना की शुरुआत की जो कोयला ढुलाई की वर्तमान समस्याओं के समाधान पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के हर घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 30,000 युवाओं को सूर्य मित्र के रूप में ट्रेन करने की योजना बना रही है। पिछले साल फरवरी में पीएम सूर्य घर योजना के लॉन्च होने के बाद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 25 लाख से अधिक सोलर पैनल लगाए। इस योजना का उद्देश्य देश भर में 1 करोड़ सोलर रूफटॉप लगाना है। उत्तर प्रदेश के हर घर में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सौर ऊर्जा क्षेत्र में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसके लिए जिला केंद्रों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 30,000 सूर्य मित्रों को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया। खबरों के अंत में बात करते हैं विदेश की खबरों की। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बाद अब शांति स्थापित करने की कोशिशें शुरू की जा रही हैं। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के गृह मामले के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल एम सखावत हुसैन ने प्रदर्शनकारियों को 19 अगस्त तक सभी अवैध हथियार सौंपने के लिए कहा। इनमें हालिया हिंसा के दौरान सुरक्षा बलों से लूटी गई राइफलें भी शामिल है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हुसैन ने कहा, यदि लूटे गए हथियार नजदीकी पुलिस थानों में वापस नहीं किए तो अधिकारी तलाशी लेंगे। तलाशी अभियान में अगर किसी के पास अनाधिकृत हथियार पाया गया तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस एक धर्मनिरपेक्ष नेता हैं। वे तय करेंगे कि पड़ोसी देश में तमाम समुदाय के बीच कोई दरार न हो। शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं को हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। पड़ोसी देश में हिंदुओं के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी देखी गई और मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। हिंसा का दौर कोटा प्रणाली के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन से शुरू हुआ और तत्कालीन पीएम शेख हसीना के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह में बदल गया, जिसके कारण उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा। अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार पद की शपथ ली। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।